मैं भी नीचे आ रहा हूँ। Good morning, Good sir. morning. Hello. सर घर चले गए क्या? गुड मॉर्निंग सर। लगता है होटल में घर पे तो हमेशा पढ़ाता है। मटेरियल है सबके पास? गुड मॉर्निंग सर। 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 किसी को बुक वुक मिला भाई? गुड मॉर्निंग सर। नहीं नहीं हाँ यार नहीं मिला बुक यार। तब सॉफ्ट कॉपी सही पड़ रहा है नहीं? बुक मिल रहा है। मेरा तो आँख खराब हो गया। हो रहा है भाई लोग। अब नहीं सहा जा रहा है भाई। अब नहीं सहा जा रहा है भाई। थोड़ा और सहना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। आज कोट नहीं है क्या सर? एयरपोर्ट में लगता है। क्या है तो सर अपना कब से हो? गुड मॉर्निंग सर। बाइक चला रहा है। मॉर्निंग सर। आज सर लगता है कहीं बाहर आए हुए हैं। हाँ वीकेंड पे घूमने गए होंगे। वीकेंड था इसलिए बाहर गए होंगे। अब तो खाना है। काली काली जुल्फों में हमें भी रहने दो ए हुस्न वालो। हाँ गाना गा गाना। क्या गाना है भाई, गाओ गाओ। Good morning, everyone.
Am I do you audible? Is everything fine? The screen is visible or not? All clear. Okay, everything is fine. आई होप कि आपके पेपर अच्छे हुए होंगे। कुछ एक दो बच्चे थोड़े निराश थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया था। तो है क्या कि आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी अभी, तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, मैं मानता हूँ। पहले ये मुझे बताओ, बाकी बच्चे, दो बच्चों के मेरे पास फीडबैक आए थे, बाकी बच्चे बताओ आपके पेपर कैसे हुए? मैं भी ये लाइट जला दीजिए, ये वाली। आपका अच्छा नहीं हुआ? अच्छा, देखिए पेपर के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ कि 50% मार्क्स है, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मार्क्स। जो हमारे पेपर में 50% मार्क्स लाते हैं वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं। या केमिस्ट्री वाज easiest, no doubt, and everything was from my lecture note, everything was from my lecture note। जिनको केमिस्ट्री में 50% से कम आ रहे हैं वो प्लीज थोड़ा सा आप रिवाइज ज्यादा करो हमारे लेक्चर नोट को। एनीवे, अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आपका जो रेसेस जा रहा है, अब अगली बार से डिस्कशन होगा। रेस 2 आपका होमवर्क है, और रेस 1 और 2 के डाउट्स आप हमें आज व्हाट्सएप कर देंगे, मैक्सिमम कल तक कर देंगे। रेस 2 का मैं सोल्यूशन भेज दूंगा, है ना? रेस 1 और 2 के डाउट्स आप कल तक व्हाट्सएप कर देंगे। डू योरसेल्फ मैं डिस्कस नहीं करूंगा। डू योरसेल्फ का क्या मतलब होता है? डन बाय VIM, विमल कुमार, नहीं ना? फिर भी मैं डू योरसेल्फ में होमवर्क दे रहा हूँ। कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन रहे कि बहुत डाउट आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज डू योरसेल्फ मैं डिस्कस नहीं करूंगा। डू योरसेल्फ इज फॉर यू। डू योरसेल्फ 1 to 6 आप बनाएं। 11 तक अपन ने पढ़ा दिया है, बट 1 to 6 आप बनाएं। अब शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लास में जिस तरह के क्वेश्चन से हमने फिनिश किया था। ओके, उसी तरह का एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इन द प्रिपरेशन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट बाय द रिएक्शन विद कार्बन, reaction is given. How much 80% pure iron could be produced from 120 kg of 90% pure Fe2O3? Mind it, 80% pure iron means 100% pure iron is not required, 80% pure iron is required। तो पहले हम 100% प्योर आयरन निकालेंगे, फिर उसे 80% पे कन्वर्ट कर लेंगे। अब थोड़ा मैसेज आप टाइप करना बंद करो और यहाँ पे ध्यान दो इस क्वेश्चन पे। इन द प्रिपरेशन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट, हेमेटाइट इज Fe2O3 बाय द रिएक्शन विद कार्बन, एक रिएक्शन गिवन है। हाउ मच 80% प्योर आयरन कुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 120 kg ऑफ 90% प्योर Fe2O3? We have Fe2O3. How much? 120 kg. It is 90% pure. So let us first calculate pure Fe2O3. So pure Fe2O3 is 120 into 0.98, 0.9, 108 kg। प्योर Fe2O3 हमें निकल गया। इस प्योर Fe2O3 से Fe निकालना है। रिएक्शन इज Fe2O3
plus C. This gives iron plus CO2. First of all, check whether the reaction is balanced or not. Reaction balance है नहीं है, so reaction is not balanced. So we have 2 irons, 3 CO2, 3 carbon, 6 oxygen, 4 iron. अब ये reaction balanced है. Now Fe2O3 is 108 kg. 108 kg mass. Mass है 108 kg. Let us assume carbon is in excess. ये है mass. Let us calculate mole first. Moles before reaction. You can solve it by mass also, but let us first calculate moles. It is 108 by 160 mole. Now, 2 moles of Fe2O3 produces 4 mole of iron. 2 moles of Fe2O3 produces 4 moles of iron. So 1 mole of Fe2O3 will produce 4 by 2 moles of iron, and 108 by 160 moles of Fe2O3 will produce 4 by 2 into 108 by 160 moles of iron. And this is equal to 108 by 80 moles of iron. और ये जो आयरन कैलकुलेट हुआ है कितना परसेंट प्योर है? नहीं, आप किलो मोल कर लो, केजी है, ग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसे किलो मोल कर लो, किलो मोल. सो आप इसे किलो मोल कर लो, किलो मोल. So now we have iron 108 by 80 kilomoles. This is 100% pure. This is 100% pure. Now assume we have to calculate 80% pure. Let 80% pure iron is X. Therefore, 100% pure iron will be X into 0.8. So X into 0.8 will be 100% pure, and this must be equal to, let us assume X kg. So X into 0.8, this must be equal to 108 by 80 kilomole है. आप इसे क्या करो, आयरन के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो kg. It will get converted into kg. और X is equal to 108 into 56 upon 80 into 0.8 kg. ये आंसर होगा. देखो हमने क्या क्या किया. Fe2O3 गिवन था 120 kg, 90% प्योर. पहले प्योर निकाला 108 kg. नाउ रिएक्शन वाज गिवन, उससे बैलेंस किया. आफ्टर बैलेंसिंग Fe2O3 को मोल में कन्वर्ट कर दिया बाय डिवाइडिंग इट विथ मोलर मास. मोलर मास इज 160 ग्राम, तो ये आया 108 by 160 किलोमोल. अब लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री लगाया. मोजाइन इक्वल. अब आप लिख रहे हो क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है, पहले क्वेश्चन ही समझ लेते है ना, पहले क्वेश्चन ही समझ लेते. क्वेश्चन है आयरन प्रिपेयर करना है फ्रॉम Fe2O3. जो आयरन प्रिपेयर करना है इट शुड बी 80% प्योर, और जिससे प्रिपेयर करना है हेमेटाइट से, इट इज गिवन इट इज 90% प्योर. क्वेश्चन अब आया समझ में. मोजाइन इक्वल आयरन
प्रिपेयर करना है फ्रॉम Fe2O3, है ना। Fe2O3 इज 90% प्योर एंड आयरन जो प्रिपेयर करना है इट शुड बी 80% प्योर। ओके, सो रिएक्शन केवल 100% प्योर से होगा। रिएक्शन से कोई अमाउंट खत्म होगा या कोई अमाउंट प्रोड्यूस होगा, दोनों ही 100% प्योर से होगा। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, Fe2O3 का 100% प्योर कितना अमाउंट होगा वो निकाला, जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 0.9। सो प्योर Fe2O3 हो गया 108 kg। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, प्योर Fe2O3 निकाल दिया। अब हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। Fe2O3 कितना मोल है, इतना मोल है। मोल समझ में आया या नहीं आया बताना। सॉल्यूशन रिपीट कर रहा हूं धनंजय, मोल निकाला ये समझ में आया ना? यस। अब देखो लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री कहता है कि 2 moles of Fe2O3 will produce 4 moles of iron. 2 moles of Fe2O3 will produce 4 moles of iron. Therefore, 1 mole of Fe2O3 will produce 4 by 2 moles of iron. Therefore, 108 by 160 kilomole will produce 4 by 2 into 108 by 160 kilomole of iron. यहां तक समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। इस रेड टिक तक समझ में आया या नहीं आया? एक बार रेड टिक तक आ गया, अपन ने वही वैल्यू यहां लिखा है कैलकुलेट करके। अब चूंकि आयरन जो आया ये 100% प्योर है, रिएक्शन में जो यूज होगा वो 100% यूज होगा, जो आएगा वो भी 100% प्योर होगा। हाँ, परेशानी होती है वही तो, उसी को परेशानी को दूर करने के लिए ये 100% प्योर आया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आयरन बनाना था 80% प्योर, तो सपोज आपके पास 1 लीटर प्योर दूध है, आपके पास 1 लीटर प्योर मिल्क है, बट आपको इसको 50% प्योर करना है। आप क्या करोगे? आप 1 लीटर पानी मिला दोगे तो 2 लीटर हो जाएगा। मींस आपने 1 लीटर को 0.5 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया। 50% प्योर बनाना था, 1 लीटर पानी और मिला दिया, मींस 0.5 से डिवाइड कर दिया, 2 लीटर हो गया। तो ये 100% प्योर था, 80% प्योर बनाना था, तो 0.8 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 0.8 से डिवाइड किया, आंसर हो जाएगा। 0.8 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है कि 0.8 से क्यों डिवाइड किया, तो यहां देख लो कि प्योर आयरन इज 80% प्योर। तो लेट अस अज्यूम दैट 80% प्योर आयरन इज x kg। x का 80% 100% प्योर हो जाएगा, और 100% प्योर ऊपर आप निकाल चुके हैं, तो उसके बराबर कर दें तो x आ जाएगा। मुझे बताना आप समझ में आया कि नहीं? प्रिंस कुमार, कोई रिएक्शन 80% प्योर का कोई मतलब नहीं होता है। कोई भी चीज 80% रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्शन तो कोई रिएक्शन इज 80% प्योर इज ए मीनिंगलेस स्टेटमेंट, नो मीनिंग ऑफ दिस। Reactant was 90% pure, from which we have calculated 100% pure substance. Reactant was 120 kg, it was 90% pure, from this we have calculated 100% pure mass. कसम से आ गया, हाँ ऐसे ही लिखा करो, कसम से समझ में आ गया। फिर से देखना अदिति कुमार, फिर से देखना यार, x kg जो है ये 80% प्योर है। यहाँ जैसे क्या किए थे, 120 kg जो था वो 90% प्योर था, तो 100% प्योर कितना आया था? 120 into 0.9। अब मैं कह रहा हूँ x kg जो है ये 80% प्योर है, तो 100% प्योर क्या होगा? x into 0.8, और ये 100% प्योर के बराबर कर दिया। अदिति कुमार बताना समझ में आया नहीं है? Yes, very good. Let us come to the next question. $56 आयरन का मोलर मास है मेरे भाई। मोल से
ग्राम में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। Let us come to the next question. Methyl benzoate is prepared by the reaction between benzoic acid and methanol. According to the equation, reaction is given. This is benzoic acid, this is methanol, this is methyl benzoate, and this is water. In an experiment, 24.4 gram of benzoic acid were reacted with 70 ml of methanol. The density of methanol is this. The methyl benzoate produced had a mass of 21.6 gram. What was the percentage yield of the product? Percentage yield of the product पूछ रहा है, मीन्स पूछ रहा है yield कितना हुआ, ये पूछ रहा है। तो देखिए, आप तो ऊपर के 4 लाइन में सिर्फ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो आप रिएक्शन लिख लो। क्वेश्चन को समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन समझना। ऊपर की 4 लाइन में सिर्फ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सो C6H5COOH प्लस CH3OH, C6H5COOCH3 प्लस H2O। ये रिएक्शन है एंड आई होप ये बैलेंस्ड है। यस, ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सो ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट 24.4 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है, ये है 24.4 ग्राम, was reacted with 70 ml methanol. Methanol is 70 ml, so 70 into 0.79, and this is equal to this is equal to 55.3 gram. So we have mass of benzoic acid, we have mass of methanol. The methyl benzoate produced had a mass of, this is methyl benzoate and इसका mass है 21.6 ग्राम। आप क्या करो, मोल निकाल लो सबका। आप क्या करो, मोल निकाल लो सबका, मोल। तो आप, यस, ये मास है, ग्राम लिखा तो मास ही होगा, वॉल्यूम तो नहीं होगा। आप मोल्स निकाल लो। आप मोल्स निकालने के लिए इनका मोलर मास निकालो। C6H678 12 32। इसका मोलर मास 122 ग्राम, इसका मोलर मास 32 ग्राम। इसका मोलर मास 18 ग्राम। इसका 136 ग्राम। बंसी का सराफ यार, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम फॉर्मूला लगाया तो 70 ml है और डेंसिटी गिवन है, तो अपन ने उससे मास निकाल लिया। इतना तो बंसी का दिमाग लगाओ ना, ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है, तो डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। बंसी का समझ में आया? ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी है, मास निकल गया। अब देखिए, आप क्या करो, मोल्स निकालो। तो ये होगा 24.4 अपॉन 122, ये होगा 55.3 अपॉन 32। आप मोल्स निकालिए। सो 24.4 डिवाइडेड बाई 122, दिस इज 0.2। 55.3
divided by 32. This is 1.728. जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही लग रहा है कि 1 से बड़ा है। लिमिटिंग कौन है? लिमिटिंग कौन है? तो लिमिटिंग जो छोटा होगा, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब देखिए, अभी तक अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने सिर्फ ये किया बेटा, मास गिवन था, मोल निकाला और कुछ नहीं किया। अब मैं कह रहा हूं कि 1 मोल ऑफ दिस प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ दिस, तो 0.2 मोल विल प्रोड्यूस 0.2 मोल। Since 1 mole of benzoic acid produces 1 mole of methyl benzoate, therefore 0.2 moles of benzoic acid will produce 0.2 mole of methyl benzoate. Clear है? अब देखिए, .2 moles means 0.2 into 136 gram, and this is 27.2 gram. Now, अब आप यहां पे ध्यान दो बेटा कि 27.2 ग्राम बनना चाहिए, बट बना 21.6 ग्राम। तो यील्ड कितना हुआ? मैंने समझाया था कि सपोज कोई फार्मर है और आप, मैंने उसे एक बीज दिया, कहा ये 1 केजी बीज लोगे आप, इतने एकड़ में लगाओगे तो 4 टन प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन 4 टन होना था, 2 ही टन हुआ, इट मींस यील्ड हुआ 50%। लाइकवाइज यहाँ पे 27.2 ग्राम मैंने कहा बनना चाहिए था, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है 21.6 ग्राम ही बना है। तो यील्ड होगा 21.6 अपॉन 27.2 इंटू 100, ये यील्ड होगा। मुझे बताना यील्ड जो लिखा हूं ये समझ में आया कि नहीं आया? 114 कैसे यील्ड हो सकता है यार? यील्ड हमेशा मोस्टली 100% से कम होना चाहिए। 79.5 मुझे सही लग रहा है, 79। बिल्ली बहुत हल्ला कर रही है, इतना हल्ला कर रही है कि बच्चे यहाँ लिख दे रहे हैं बिल्ली। 79.4%, it is 79.4%। मेरा तो बस बेटा इतना पूछना है कि ये यील्ड समझ में आया या नहीं आया। हाँ, बिल्ली केमिस्ट्री पढ़ना चाहती है, सही कह रहे हो। वेरी गुड, समझ में आ गया। सो यील्ड एंड परसेंटेज प्यूरिटी, यील्ड एंड परसेंटेज प्यूरिटी मुझे समझाना था। एंड प्लीज, ये जो पहला क्वेश्चन में कराया था, ये परसेंटेज प्यूरिटी पे बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। आपका परसेंटेज प्यूरिटी और इम्प्योरिटी का फंडा ये क्लियर करेगा। सो अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे आज ही व्हाट्सएप करके फिर से रिमाइंड करा देना कि सर मुझे ये फिर से समझाओ, या आपने डाउट टीचर को बताना कि ये वाला सवाल आप हमें समझाओ। नाउ कम टू द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मिक्सचर। अच्छा, यील्ड वाला पार्ट फिर से बेटा, दीपक गुप्ता ऐसे समझो ना, यील्ड का मतलब क्या है? यील्ड मींस आपको मिला क्या, प्राप्ति क्या हुई। मैंने कहा कि जैसे मैंने आपको बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया था कि मैंने 1 केजी बीज दिया फार्मर को और कहा कि आपका जो यील्ड होगा, वो आपको जो प्रोडक्शन होगा वो 4 टन होगा, 4 टन। लेकिन फार्मर ने खेत में फसल बोया और जब उसे काटा, फाइनली उसे जो क्रॉप से जो अन्न मिला, जो ग्रेन्स मिला, वो मिला उसे सिर्फ 2 टन। तो 4 टन मैंने उसे बोला था और 2 टन मिला, मींस यील्ड इज 50%। लाइकवाइज 27.2 ग्राम प्रोड्यूस होना चाहिए था, है ना? प्रोड्यूस होना चाहिए था 27.2 ग्राम, प्रोड्यूस हुआ 21.6 ग्राम, मींस यील्ड हुआ 21.6 अपॉन 27.2 इंटू 100। आई चमक गया सर, वेरी गुड, ऐसे ही चमकाते रहो, थैंक यू वेरी मच।
Let us come to the problems based on mixture. Mixture based problem में जैसे there is a question 8 gram of a mixture of sodium bicarbonate and sodium carbonate is heated until a constant mass equal to 6 gram is obtained. तो पहले हमें जानना पड़ेगा बेटा कि रिएक्शन क्या होगा. अब रिएक्शन मैं बताता हूं, आप याद रखना. सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, कुछ नहीं होगा, नो इफेक्ट. सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, कुछ नहीं होगा, नो इफेक्ट. सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा देंगे. सो ये रिएक्शन आपको जानना होगा. तो अभी जैसे जैसे रिएक्शन आता है आप चाहो तो उसे साइड में लिख सकते हो, अलग से रिएक्शन आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा. सो सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, नो इफेक्ट. सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो वाटर और CO2 ये दोनों बाहर निकल जाता है. मैं शायद पहले भी बताया था कि एक वेसल में अगर अपन सोडियम बाइकार्बोनेट ले लें और नीचे आग लगा दें तो उससे हु करके CO2 and H2O बाहर निकल जाएगा and we will have only sodium carbonate Na2CO3. So देखिए, we have 8 gram mixture, 8 gram total है. 8 ग्राम में Na2CO3 भी है और NaHCO3 है. So let us assume NaHCO3 is x gram. So Na2CO3 will be 8 minus x gram because total जो है वो 8 ग्राम है. अब देखिए बेटा, अब देखो 2 into 84, छोड़ो, मोल से ही बनाऊंगा मैं इसे भी, या मास से ही बनाओ. मास से बनाना इजी पड़ेगा. इसे मास से बनाते हैं, अगर आपको दिक्कत होगा तो बोलना. 2 into 84 gram produces 106 gram Na2CO3. अब देखिए मास बिफोर रिएक्शन. Mass before reaction is NaHCO3 x gram, Na2CO3 is 8 minus x gram. Mass before reaction is x gram and 8 minus x gram. रिएक्शन से पहले मिक्सचर में NaHCO3 भी था और Na2CO3 भी. मास आफ्टर रिएक्शन. क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है इट इज हीटेड अंटिल ए कांस्टेंट मास इक्वल टू 6 ग्राम इज ऑब्टेन्ड. तो पहले 8 ग्राम था, बाद में 6 ग्राम हो गया. 2 ग्राम कहां चला गया? पहले 8 ग्राम था, 2 ग्राम कहां चला गया? ये दोनों उड़ गया, ये दोनों वाटर एंड CO2 उड़ गया. हाँ वेरी गुड. 2 ग्राम कहां चल गया? आप सही बता दिए. तो ये रिएक्शन में ये NaHCO3 पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया. अब देखिए मैं लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री समझा रहा हूं. लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री कहता है कि 2 into 84 ग्राम NaHCO3 produces 106 gram Na2CO3. So 2 into 84 gram of NaHCO3 produces 106 gram of Na2CO3. Therefore, 1 gram of NaHCO3 will produce 106 by 2 into 84 gram of Na2CO3. 1 gram. Therefore, x gram will produce into x. ये प्रोड्यूस हुआ है अभी और पहले से कितना था? 8 minus x. ये प्रोड्यूस हुआ है, ये पहले से था और टोटल कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि ये दोनों तो उड़ गया, ये दोनों उड़ गया, तो टोटल हो गया 6. अब बन गया. मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? बन गया ये सवाल. अब कुछ नहीं है. यहां तक समझ में आया या नहीं आया ये बताओ. साक्षी साहू बताना बेटा क्या दिक्कत हो रही है? असरदुल सत्यम क्या दिक्कत हो रही है? क्यों दिक्कत हो रही है? क्या x and 8 minus x इसमें दिक्कत है?
फर्स्ट लाइन में दिक्कत है, फर्स्ट लाइन में एक दिक्कत है। साक्षी साहू फर्स्ट लाइन में क्यों दिक्कत है? साक्षी साहू फर्स्ट लाइन में क्यों दिक्कत है? रिएक्शन से पहले क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि वी हैव ए मिक्सचर ऑफ NaSCO3 एंड Na2CO3 8 ग्राम। तो अगर एक को x मानेंगे तो दूसरा 8 - x ही होगा। सो मास बिफोर रिएक्शन, इसको मैंने x माना तो ये 8 - x होगा। सो फर्स्ट लाइन में क्यों दिक्कत है? साक्षी साहू लास्ट लाइन इसके बाद बताऊंगा मैं। साक्षी साहू फर्स्ट लाइन क्लियर है, वेरी गुड। श्रद्धुल क्लियर है। मास आफ्टर रिएक्शन, देखिए मास आफ्टर रिएक्शन, ये पूरा रिएक्ट कर गया तो ये 0 बचा। अब देखो लिख रहा हूं मैं 2 × 84 ग्राम NaHCO3 produces 106 ग्राम Na2CO3। Therefore 1 gram NaSCO3 will produce 106 by 2 × 84. Therefore, x gram NaSCO3 will produce 106 upon 2 × 84 into x. इतना प्रोड्यूस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इतना प्रोड्यूस होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इतना प्रोड्यूस होगा और टोटल मास निकालना है Na2CO3 का, तो टोटल के लिए पहले से इतना था और इतना प्रोड्यूस होगा, दोनों को जोड़ देंगे। ये दोनों उड़ गया तो केवल यही बचा ना, और इसी का मास बचा ना, और टोटल मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 ग्राम है। अब बताना समझ में आया नहीं है? क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। तो देखो बेटा, मैं इतना लिखता नहीं हूं, मैं इतना लिखता नहीं हूं। अब लिख दिया हूं तो डिलीट भी नहीं करना चाहता। अब आप क्या करो, इसे सॉल्व करो। सॉल्व this to get value of x, percentage of NaSCO3, ये हो जाएगा x upon 8 × 100, ये आंसर होगा। आप ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। क्लियर नहीं है? हाँ, पता चल रहा है अंकित कुमार। आपका क्वेश्चन है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन में ये कंप्लीट खर्च होगा। देखिए लैंग्वेज देखिए क्वेश्चन का कि इट इज हीटेड अंटिल ए कांस्टेंट मास, इट इज हीटेड अंटिल ए कांस्टेंट मास। तो ये कांस्टेंट मास कब आएगा? जब ये पूरा खत्म हो जाएगा। कांस्टेंट मास का क्या मतलब है कि हम और हीट कर रहे हैं, मास चेंज नहीं हो रहा। पहले 8 ग्राम था, 8 ग्राम से वो धीरे धीरे 7 हुआ होगा, फिर 6 हुआ होगा, 6 के बाद अब घट नहीं रहा है, कांस्टेंट मास हो गया। इसका मतलब और हीट कर रहे हैं, वाटर और CO2 अब नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि NaSCO3 खत्म हो गया। दैट्स वाई। समझ में आ गया होगा अंकित? बताना। 67.5% इज द राइट आंसर। यस मोहित कर, रिएक्शन से पहले प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हुआ। यहाँ तो क्लियरली लिखा हुआ है बेटा, मास बिफोर रिएक्शन इतना ग्राम है। ये हमारे पास पहले से था, ये दोनों पहले से था, बिफोर रिएक्शन ही था हमारे पास दोनों। यस मोहित कर, रिएक्शन से पहले नहीं फॉर्म हुआ, ये पहले से ही था। पहले भी तो एक सवाल कराए थे ना, CO और CO2 वाला। इस सवाल को मोल से कर सकते हैं। इस सवाल को आप H2O एंड CO2 के मास निकाल करके उससे इक्वल टू 2 कर सकते हैं, क्योंकि 6 ग्राम बचा हुआ है तो H2O और CO2 जो उड़ा होगा 2 ग्राम उड़ा होगा। सो 4 तरीके से इस सवाल को बना सकते हैं। एक मैंने बनाया है अभी मास से, एक बना सकते हैं आप मोल से। मोल से बनाने के बाद इसे मास में कन्वर्ट करना होगा। तीसरा, आप H2O और CO2 का मास निकाल सकते हैं, उसे इक्वल टू 2 ग्राम कर सकते हैं। अब फिर H2O एंड CO2 को भी मोल से भी बना सकते हैं। नहीं, हम अलग तरीके से नहीं हुआ, आप बनाना। बना दिया मैंने, अब आप बनाना इसको, जैसे बनाना आप बनाना। मोल से बनाने में झूठ मूठ का अननेसेसरली वो सही स्टेप नहीं होगा, क्योंकि लेंथी होगा।
Let us come to the another question. 157 gram of a mixture of aluminum and zinc. We have a mixture of aluminum and zinc. Total mass is 157 gram. It is reacted with excess of H2SO4. The volume of H2 produced is this later at NTP. Calculate mole percent, mass percent. Mole percent भी पूछ रहा है और mass percent भी पूछ रहा है. Let us assume aluminum is A mole and zinc is B mole. Let us assume. Therefore, A into 27, 27 is molar mass of aluminum, plus B into 65, this is equal to 157. This is first equation. First equation आ गया बेटा. A into 27 plus B into 65 is equal to 157. First equation तो आ गया. A और B में एक इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन और लाएं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. नाउ रिएक्शन, रिएक्शन क्या होगा? अब देखते हैं रिएक्शन क्या होगा. सो अल्युमिनियम विल रिएक्ट विथ, बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, आई होप कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे. अल्युमिनियम विल रिएक्ट विथ H2SO4 to produce Al2SO4 whole 3 पानी आ गया कैसे? Al2SO4 whole 3 प्लस हाइड्रोजन, बैलेंस कर लेते हैं. 3 2 3. एक रिएक्शन तो ये होगा. अनदर रिएक्शन देखते हैं. जिंक प्लस H2SO4. दिस विल गिव जिंक सल्फेट प्लस H2. कसम से झूठ नहीं बोलना, ऐसे रिएक्शन पहले पढ़े हो नहीं पढ़े हो? जानते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चे लिखते हैं पढ़े हैं, लेकिन 10% बच्चे ऐसे बैठे हैं क्लास में जो हमेशा लिख देते हैं नहीं पढ़े हैं. यार तुम 10th कैसे पास कर गए बेटा, हमेशा लिखते हो नहीं पढ़े. एनीवे, नहीं पढ़े तब भी ये जानिए कि ये रिएक्शन होता है. Aluminum and zinc are very active metal. Aluminum and zinc are very active metal, and they readily react with mineral acid. Mineral acid like HCl, H2SO4, HNO3, all these are mineral acids. So aluminum and zinc are very highly reactive metals. They readily react with mineral acid and produces hydrogen, hydrogen gas. So ये बड़े simple reaction है. I hope मुझे ले लगा था कि आप जानते होंगे. Aluminum is A mole and zinc is B mole. अब देखो बेटा, यहां ध्यान से देखो. 2 moles of aluminum produces 3 mole of hydrogen. H2SO4 इसमें है. 2 moles of aluminum produces 3 moles of hydrogen. Therefore, A mole of aluminum will produce 3/2 into A mole of hydrogen. मुझे बताना फर्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन का मोल निकला, ये समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड. फर्स्ट में 3/2 A मोल H2 बनेगा, क्लियर है. सेकेंड रिएक्शन इज जिंक. 1 mole of zinc produces 1 mole of hydrogen. Therefore, B mole of zinc will produce B mole of hydrogen. So total moles of hydrogen आ गया. So moles of hydrogen is 3A/2 plus B.
पहले यहां तक पूछ लो बेटा, अगर यहां तक किसी को डाउट है तो बोल सकता है। ये मत बोलना नहीं समझ में आया, यहां तक मतलब आगे मत बोलना फिर नहीं समझ में आया। यहां तक कोई डाउट है? कैसे कैसे पता चला H2SO4 एक्सेस है? क्वेश्चन में लिखा होता है बेटा, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं कि अपने आप पता लग जाए। क्वेश्चन में लिखा है। यहां तक किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, नहीं तो दोबारा मैं आप यहां के बाद ही बताऊंगा। नहीं है। वेरी गुड सोनू कुमार, वेरी गुड, सही है अवधेश, तुम्हारा सही आंसर। नाउ लेट अस सी how much hydrogen is given in the question. It is 78.4 liter at NTP. मुझे बताओ, if volume of hydrogen at NTP is given, then how can we calculate moles of hydrogen? Divide it by 22.4. So 78.4. Moles of hydrogen is 78.4 divided by 22.4. This is equal to 3A by 2 plus B. Second reaction. मुझे बताना ये स्टेप किसी को डाउट है? ये स्टेप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 78.4 डिवाइडेड बाय 22.4. नो डाउट, वेरी गुड. और 78.4 डिवाइडेड बाय 22.4. This is 3.5. So 3.5 is equal to 1.5A plus B. Solving 1 and 2. This is reaction 1. This is reaction 2. Solving 1 and 2 we get. Solving 1 and 2 dash 2 prime we get. A is equal to A is equal to 1 and B is equal to 2. So A is equal to 1, B is equal to 2. मैंने जल्दी में सॉल्व कर लिया, आप प्लीज दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना जैसे आप करते हो। सो दोनों को सॉल्व करके अपन ने ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। आदित्य संतोष कहीं से आया नहीं। 78.4 78.4 इज गिवन इन द क्वेश्चन। कहाँ रहते हो यार, ध्यान कहाँ रहता है बेटे? हमने इन दो रिएक्शन के प्रोडक्ट को नहीं कंबाइन किया यस मोहित सर, हमने टोटल हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड निकाला। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इज इतना मोल। कैसा कैसा खुजली होता है यार। सौरभ क्यों नहीं आया? क्या नहीं आया बताना सौरभ, क्या नहीं आया समझ? सौरभ बताना बेटा क्या नहीं आया? नहीं ले सकते। ऋतिक राज, अल्युमिनियम एंड जिंक को एक साथ नहीं ले सकते। रिएक्शन जैसे होता है वैसे ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं आप अपने मन से एक नया थ्योरी डेवलप कर दें और अल्युमिनियम एंड जिंक को एक साथ ले लें, नहीं। रिएक्शन जिस पैटर्न से होता है उसी पैटर्न से लिखेंगे, अदरवाइज आपके प्रोडक्ट रॉन्ग हो जाएंगे। 3A/2 कैसे आया सौरभ? तुम लेट हो सौरभ, देखो यहाँ पे प्लीज, यहाँ देखो सौरभ, तुम लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री अभी तक नहीं लगा पा रहे हो, ये सीरियस इश्यू है। देखना बेटा, यहाँ देखना सौरभ, यहाँ देखो 2 moles of aluminum produces 3 moles of hydrogen. तो देखो 2 moles of aluminum produces 3 moles of hydrogen. ये लॉ ऑफ स्टोइकियोमेट्री है बेटा, ये हम लिखते हैं रिएक्शन से। Therefore 1 mole of aluminum will produce 3/2 moles of hydrogen. Therefore A moles of aluminum will produce 3/2 into A moles of hydrogen. आया समझ में सौरभ? कैसे आया? बोलोगे बेटा आज कसम से झूठ मत बोलो। आया नहीं आया बे, लिखेगा कुछ।
हाँ मैं ऐसे ही निकालता हूँ हमेशा, मुझे बताना जल्दी से, समझ में आया नहीं है? यस, ऑल क्लियर, वेरी गुड। ए और बी अपन ने सॉल्व कर लिया, अब मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। बताओ क्या चाहिए तेरे? So let us see mole percent of it first. Mole percent of aluminum. This is equal to A upon A plus B into 100. This is equal to 1 upon 1 plus 2 into 100. This is equal to 33.33%. Second, mole percent of aluminum zinc था ना, जिंक ऐसे लिख दो ना 66.66%। मास परसेंट निकालिए। अल्युमिनियम है 1 मोल means 27 gram, and zinc is 2 moles means 2 into 65 gram means 130 gram. Therefore mass percent of aluminum, this is equal to 27 upon total mass 157 into 100. Mass percent of zinc, this is equal to 130 upon 157 into 100. मुझे बताना मोल परसेंट एंड मास परसेंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? रेटी की मैं शॉर्ट में ही बनाया हूं, तुमको कहां लॉन्ग लग रहा है? तुमको समझाने के लिए इतना लिखना होता है। ओके मैं आंसर हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ कम टू another point which is very important and which is principle of atom conservation. बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट स्टूडेंट्स ना हमेशा बोलते हैं सर पीओएसी नहीं समझ में आया, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन नहीं समझ में आया, हमेशा बोलते हैं स्टूडेंट्स, और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अपन कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। Principle of atom conservation. Law is in a chemical reaction, total number of atoms of an element remains conserved. In a chemical reaction, total number of atoms of an element remains conserved. एक लाइन का यही कॉन्सेप्ट है बेटा कि केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट का एटम होता है वो कंजर्व रहता है, चाहे प्रोडक्ट कुछ भी बन जाए। प्रोडक्ट तो आप देखो कुछ भी बन जाए, आप चीनी है दारू बना दो लेकिन एटम कंजर्व रहे। जो एटम चीनी में था दारू में भी वही एटम। मेरा ये कहना है, प्रोडक्ट चेंज होंगे बट एटम का रेशियो चेंज होगा, बट टोटल नंबर ऑफ एटम चेंज नहीं होगा। सपोज किसी ने चीनी से दारू बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि चीनी में जो एटम थे अगर वो सारे के सारे दारू में कन्वर्ट हुए हैं तो वो कंजर्व रहेंगे। नहीं नहीं, एटोमिसिटी सेम हो, ये सब कुछ नहीं, एटम कंजर्व रहेंगे। consider an example. Consider a reaction N2 plus 3H2
This gives 2 NH3. Here, nitrogen atom is conjured. Hydrogen atom is also. So nitrogen atom as well as hydrogen atom both are conjured. आप देखो पहले रिएक्शन से पहले मेरे पास नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन था, कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस है दोनों, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। रिएक्शन के बाद वेरी पंजेंट स्मेल वाला गैस बन गया अमोनिया। सो प्रोडक्ट चेंज होगा, बट आप देखो दोनों में अभी भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो एटम कंजर्व रहेगा। सो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। 10 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ कैल्शियम chloride and sodium chloride is treated to precipitate all the calcium at CaCO3. We have a mixture of calcium chloride and sodium chloride. We have a mixture of calcium chloride and sodium chloride. This is treated to precipitate all the calcium at CaCO3. This CaCO3 is heated to convert all the calcium to CaO. And the final mass of CaO is 1.62 gram. Find the percentage by mass of CaCl2. निकालना क्या है? Percentage by mass of CaCl2. ये दोनों मिलाकर है बेटा 10 ग्राम। क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन समझो पहले। अमन, इतना भी डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है यार, आवाज मेरे पास से जा रही है ना, मैं नहीं डिस्टर्ब हो रहा हूं, तुम हो रहे हो, ये तो गलत बात है अमन। यस, एवरीथिंग इज फन। यार मैं डिस्टर्ब होऊंगा तभी तुम डिस्टर्ब होगे, ऐसा नहीं है कि तुम अपने आप डिस्टर्ब होगे। मजे लेने के लिए कुछ भी लिख देते हो, प्लीज यहां ध्यान दो। We have a mixture of CaCl2 and NaCl, and this is 10 gram. All the calcium present in first mixture is converted into CaCO3. All the calcium, सारे calcium यहाँ आ गए। This is heated and all the calcium is now converted into calcium oxide. So ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, तो अपन क्या करेंगे, कौन सा एटम कंजर्व होगा आप ये बता दो। बस मैसेज में ये टाइप कर दो कि ऊपर से लेके नीचे तक, राइट फ्रॉम द स्टार्ट, कौन सा एटम कंजर्व होगा? कैल्शियम। वेरी गुड। एटम तो कैल्शियम क्लोराइड क्यों लिख दिया? कैल्शियम कंजर्व होगा। किससे किससे बना ये सोचना ही नहीं, ब्यूटी कॉन्सेप्ट की यही है कि we don't know the overall reaction. What is the overall reaction? We don't know overall. If we know that this atom is conserved, we can solve the problem no matter whatever is the reaction. अब Na किधर गया रिएक्शन? No need to balance the chemical reaction. No need to completely write the reaction. No need to write in a reaction form. We have a mixture of this. का इस मिक्सर से किसी भी तरीके से, देखो ना इस मिक्सर में ऑक्सीजन भी नहीं था, ये बना दिया। कहां से ऑक्सीजन आया सोचना ही नहीं, का सारा कैल्शियम ये आ गया। का इसको हीट कर दिया, सारा कैल्शियम यहां आ गया, कैल्शियम कंजर्व होगा। नहीं आ रहा समझ में? यही ब्यूटी है बेटा इस कॉन्सेप्ट की, यही ब्यूटी है। वी डोंट नो द ओवरऑल रिएक्शन, वी डोंट नो द each and every reactants and product. We there's no need to write the balanced chemical reaction. But still problem can be solved if you correctly guess which atom is balanced, which atom is conserved. Yes.
यार आदित्य, फिर से समझो क्वेश्चन, क्वेश्चन फिर से समझो, क्वेश्चन ही समझा रहा हूं, अभी तक मैं कोई सॉल्यूशन नहीं किया हूं, फिर से समझो। मेरे पास एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर किसका है ये क्लियर है, और कितना है 10 ग्राम। इस मिक्सचर को किसी भी रिएक्शन से, मुझे नहीं पता कौन सा रिएक्शन से, किसी भी रिएक्शन से इस मिक्सचर में जितना भी कैल्शियम था उस कैल्शियम को कन्वर्ट कर दिया कैल्शियम कार्बोनेट में। पहला स्टेप, क्वेश्चन का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया, सारा कैल्शियम आ गया कैल्शियम ऑक्साइड में। अब इसका मास चेक करके देखा तो ये 1.62 ग्राम है। आपको पूछ रहा है मिक्सचर में CaCl2 का परसेंटेज क्या है। आया समझ में क्वेश्चन? वेरी गुड। अब देखो अपन क्या करेंगे, किस एटम पे लगाएंगे POAC? बाय अप्लाइंग POAC ऑन कैल्शियम। तो देखो बेटा, देखो देखो ध्यान से देखना, POAC लगा रहा हूं, POAC लगा रहा हूं। आप देखो क्या निकालना है, परसेंटेज बाय मास ऑफ CaCl2। तो CaCl2 आप मान लो x ग्राम, CaCl2 आप मान लो x ग्राम, और ये है 1.62 ग्राम। तो अपन कहेंगे कि मोल्स ऑफ कैल्शियम इन CaCl2, moles of calcium in CaCl2 is equal to moles of calcium in CaO. Moles of calcium in CaCl2 is equal to moles of calcium in CaO. मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? मोल्स ऑफ कैल्शियम इन CaCl2 इज मोल्स ऑफ कैल्शियम इन CaO। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? बस अब देखो बन गया सवाल। देखो x ग्राम CaCl2 है, x डिवाइडेड बाय मोलर मास निकालना, शायद 111 आएगा, 7140, यस 111। ये क्या आया? x बाई 111 क्या आया बताना? x बाई 111 क्या आया? 111 इसका मोलर मास, 111 इसका मोलर मास। x बाई 111 क्या है? किसका मोल? केवल मोल लिखूंगा, तुम लिखोगे तो मैं नहीं समझूंगा। किसका मोल? नहीं, मोल्स ऑफ कैल्शियम नहीं आया, गलत है। अर्पित सही है, मोल्स ऑफ CaCl2। बेटा मास किसका लिए थे? CaCl2 का। मोलर मास किससे डिवाइड किया? CaCl2 का। तो Ca का मोल कैसे आएगा? CaCl2 का मोल आएगा। वेरी गुड, दिस इज मोल्स ऑफ CaCl2, बट हमें निकालना किसका मोल है? कैल्शियम का। तो कैल्शियम CaCl2 के एक मोल में कैल्शियम यहां देखिए 1 लिखा हुआ है, तो इंटू 1। अब ये किसका मोल हो गया? इंटू 1 कर दिया। अब ये कैल्शियम का मोल हो गया। अब देखो राइट साइड, 1.62 ग्राम है CaO, 1.62, इसका मोलर मास निकालोगे 56 आएगा, तो 56 से डिवाइड किया। मुझे बताना 1.62 डिवाइडेड बाई 56, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? 1.62 डिवाइडेड बाई 56, व्हाट इज दिस? दिस इज मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इन 1 moles of calcium oxide, 1 mole of calcium is present, so multiplied by 1, this is moles of calcium. Now calcium atom पे conservation लग गया, x can be calculated. This implies x is equal to 1.62 into 111 upon 56. 1.62 into 111 upon 56, and this is 3.21 gram. This is 3.21 gram. Therefore, percentage of CaCl2, this is equal to 3.21 upon total mass 10 gram था, so divided by 10 into 100, this is 32.1%. तुम कौन हो? मैं आंसर हूं। बताना बेटा समझ में आया या नहीं है? अंकित कुमार अब लिखो, कुछ समझ नहीं आया। माइक
अभिषेक कुमार 1 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ? यस, दिस इज वेरी इजी एंड वेरी ब्यूटीफुल. Not only easy, very beautiful also, because you are capable of solving this kind of problem in a single step using POSE. एक बच्चा तो लिखा कुछ समझ में नहीं आया, उसका तो कोई इलाज नहीं. पूरा सवाल के बीच में हमने 4 बार पूछा, यहां तक समझ में आया तो यस यस करते गया और लास्ट में फिर लिख दिया कुछ समझ में नहीं आया. एक बच्चा बोल रहा है 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ये मैं जवाब दे रहा हूं, इसका जवाब मैं दे रहा हूं. बेटा हमें किसका मोल कंजर्व कराना था? कैल्शियम का. तो शुरू में इधर निकला किसका मोल? देखिएगा, ये मोल है CaCl2, ये है मोल्स ऑफ CaCl2 और ये है मोल्स ऑफ Ca इन CaCl2. दोनों में अंतर समझो. 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया मोल्स ऑफ Ca इन CaCl2. क्यों? अगर आप CaCl2 लिखते हो तो इसका मतलब है इसके 1 मोल में 1 मोल Ca होगा और 2 मोल क्लोरीन होगा. तो पहले हम CaCl2 का मोल निकाले और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कैल्शियम का मोल आ गया. लास्ट स्टेप में परसेंटेज पूछ रहे हैं तो देखिए ना, 3.21 ग्राम कौन आ गया? देखिए CaCl2 है x ग्राम, x आ गया 3.2, टोटल है 10 ग्राम. तो x बाई टोटल इंटू 100. परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते हैं, परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते. प्रियांशु कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे पीओएससी में. पीओएससी से हम करीब करीब 20 क्वेश्चंस, 20 टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, बट हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे. हर जगह कोई ये लाइन, इसी को फार्मूला समझ सकते हो. इसी को प्लीज किताब की स्टाइल में मुझे मत पढ़ाने बोलो, फार्मूला स्टाइल में. हर जगह यही लाइन लिखेंगे, बाई अप्लाइंग पीओएससी ऑन दिस एट. नहीं जी, 3.24 नहीं आता है प्रियांशु, यही आता है जो मैंने कैलकुलेट किया. 3.21 ही आता है. एक बार बोलो ना यार बेटा, समझ में आया नहीं आया? जो नहीं आया वो खास करके बताओ, उसको क्या दिक्कत हो रही है? भाई क्वेश्चन क्या है ये समझोगे? एक बच्चा बोला ये सेम होगा कैसे? क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन समझो. वी हैव ए मिक्सचर ऑफ दिस. इसमें जितना भी कैल्शियम था सबको इसमें बता दिया, इसमें जितना भी कैल्शियम था सबको इसमें कन्वर्ट कर दिया. तो कैल्शियम कंजर्व हुआ ना, सारा कैल्शियम यहां से वहां गया. तो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे कैल्शियम के एटम की संख्या चेंज नहीं होगी. वो कोई पत्थर थोड़े टूट के 2 हो जाएगा. प्रिसिपिटेट का हिंदी होता है अपक्षेप. प्लीज प्रिसिपिटेट तो समझा करो क्या हुआ. प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए और इसको पढ़िए आप लोग और इसे आप लोग बनाइए. पहले मैं समझा देता हूं, क्वेश्चन समझा देता. In the determination of phosphorus, an aqueous solution of H2PO4 minus this solution, H2PO4 minus, is treated with a mixture of NH3 and magnesium 2 plus. To precipitate this, precipitate मतलब एक सॉलिड जमा करना, अपक्षेप. प्रिसिपिटेट का हिंदी होता है अपक्षेप. नहीं 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 नहीं, हमने कैल्शियम का परसेंटेज नहीं निकाला है सौरभ, हमने CaCl2 का परसेंटेज निकाला है. देखो ना, X किसका मास था? X किसका मास था? CaCl2 का मास. तो हम CaCl2 का परसेंटेज निकाले.
कैल्शियम का परसेंटेज नहीं निकाल। क्वेश्चन में देखो ना यार, क्वेश्चन फाइंड द परसेंटेज बाय मास ऑफ CaCl2। क्वेश्चन में जब CaCl2 का परसेंटेज निकालना है, हमने x किसका मास माना, CaCl2 का मास निकाला। आप देखो ना, x को 111 से डिवाइड किया, तो x अगर CaCl2 का मास होगा तभी तो CaCl2 के मोलर मास से डिवाइड कर सकते हैं। मास किसी और का लेंगे, मोलर मास किसी और का लेंगे, तब तो कुछ और निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा वो मुझे नहीं पता कम से कम। सौरभ, मेरी बात समझ में आ रही है? कैसा कैसा डाउट हो जाता है यार, कैसा कैसा डाउट हो जाता है। मास हमने कैल्शियम क्लोराइड का लिया x, मोलर मास डिवाइड किया कैल्शियम क्लोराइड से, तो x तो कैल्शियम क्लोराइड का मास आएगा ना, कैल्शियम का कैसे आएगा? कैल्शियम का एटम कंजर्व करके CaCl2 का मास निकाला मैंने, कैल्शियम का एटम कंजर्व करके CaCl2 का मास निकाला। चलिए इस सवाल पे आओ यार, परसेंटेज कैसे निकालते हैं साक्षी साहू नहीं पता है यार। 10 में से, यहां देखो कोई कह रहा 10 से क्यों डिवाइड किया, 10 में 3.2 ग्राम आया, 10 ग्राम टोटल था, इसमें 3.2 ग्राम आया मान लो, तो परसेंटेज क्या होगा 3.2 बाई 10 इंटू 100। इतने लोल कैसे हो सकते हो यार साक्षी साहू, इतने लोल कैसे हो सकते हो यार कि टोटल 10 है उसमें 3.2 आया, तो तुम्हें परसेंटेज क्यों नहीं आता निकालने यार? आइए इस सवाल को देखते। अभिषेक कुमार, तुम फिर से नहीं समझ पा रहे हो। अभिषेक कुमार यहाँ देखना, अभिषेक कुमार तुम्हें पॉइंट आउट करके मैं समझा रहा हूँ, यहाँ देखना, यहाँ देखना। CaCl2 है, इसको किसी तरीके से CaO बना दिया, ये 1.62 ग्राम है, ये x ग्राम है, ये x ग्राम CaCl2 का मास है, ये 1.62 CaO का मास है। अभिषेक ध्यान से देखना, अब नहीं समझ में आएगा ना तो मैं ऑनलाइन ही लपड़ा दूंगा मैं तुमको। इसका मास देखो 111 ग्राम है और इसका मास देखो 56 ग्राम है। ये मोलर मास है, नॉट ओनली मास, मोलर मास। और ये मास है x ग्राम और ये मास है 1.62 ग्राम। तो CaCl2 का मोल कितना होगा, x/111। ये क्या आया, CaCl2 का मोल। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना मुझे, जब आप CaCl2 लिखते हैं ना तो इसका मतलब होता है बेटा कि इसके 1 मोल में कैल्शियम 1 मोल होगा और क्लोरीन 2 मोल होगा। तो CaCl2 है x/111 मोल, तो x/111 मोल में कैल्शियम कितना होगा, x/111 इंटू 1। इस तरफ देखो 1.62 मास है CaO का, CaO के मोलर मास से डिवाइड किया तो CaO का मोल्स आ गया। अब 1 मोल CaO में कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो कैल्शियम का मोल हो जाएगा इंटू 1। जितना कैल्शियम यहाँ है उतना ही कैल्शियम यहाँ है, दोनों को बराबर करके x निकाल दिया। मुझे बताना अभिषेक, अभी भी नहीं आया समझ में क्या? नहीं आया, फिर से समझाऊंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्लोरीन का निकालना रहता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, एकदम सही कह रहे हो सुंदर। अगर हम क्लोरीन पे एटम कंजर्वेशन लगाते तो 2 से मल्टीप्लाई करते, एकदम सही कह रहे हो। आई होप कि आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया होगा, आई होप। अब इस सवाल पे आइए, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, सवाल एक ही लाइन में बनने वाला है ये भी। राहुल शर्मा, क्वेश्चन में जब कह रहा है बेटा कि कैल्शियम ही कंजर्व हो रहा है, तो क्यों बोल रहे हो कैल्शियम इक्वल नहीं होता, तो नहीं बनाते, नहीं बनता। क्या अजीब सा सवाल है। हाँ आसिफ कलाम, अब 200% क्लियर हो गया। अब मुझे अगली सवाल पे आने दो। एक ही सवाल में ना 1 साल लगे रहोगे तुम लोग। यहाँ देखो, in the determination of phosphorus, an aqueous solution of this is treated with a mixture of ammonia and magnesium 2 plus ion to precipitate this. We have formed a precipitate of MgNH4 PO4 .6H2O.
हमारे पास एक प्रेसिपिटेट आ गया। कह रहा है दिस प्रेसिपिटेट इज हीटेड एंड डिकम्पोज टू, दिस इज हीटेड and decomposed to Mg2P2O7, which is weight. A solution of H2PO4 minus tilde 1.054. This is 1.054 gram of Mg2P2O7. What weight of NaH2PO4 was initially present? So इस कंपाउंड को ही आप ले लो NaH2PO4, इसका वेट निकालना है, इसे आप x ग्राम ले लो। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। We have NaH2PO4, we mix ammonia and Mg2 plus ions with this, we got a precipitate of this. We heated this, we got another compound Mg2P2O7. Mass of this compound is 1.054 gram. Calculate mass of NaH2PO4 initially taken. Question समझा रहा हूं मैं कि शुरू में NaH2PO4 लिया, उसमें ये दोनों डाला, ये प्रेसिपिटेट मिल गया, इसे हीट किया, ये मिल गया, इसे वेट निकाला, मिला 1.054 ग्राम। NaH2PO4 कितना ग्राम था ये आपसे पूछ रहा है। तो मुझे बताओ, आप बताओ प्लीज, इस कंपाउंड को किसी ना किसी तरीके से मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। क्या लगता है कौन सा एटम कंजर्व रखना चाहिए? कौन सा एटम कंजर्व रखना चाहिए? भाई हमेशा एटम कंजर्व रखेंगे। तो कोई PO4 वगैरह लिख रहा है तो PO4 एटम नहीं है बेटा, ग्रुप ऑफ एटम्स इज नॉट एन एटम। फास्फोरस कंजर्व करेंगे, यस फास्फोरस कंजर्व करेंगे। नहीं ऑक्सीजन नहीं, केवल फास्फोरस, क्योंकि हो सकता है ना ऑक्सीजन, यहाँ वाटर है, हम हीट कर रहे हैं, वाटर वेपर उड़ जाएगा तो ऑक्सीजन कंजर्व नहीं रहेगा। फास्फोरस कंजर्व कर सकते हैं, ओनली फास्फोरस। कार्तिक समझ में आ गया होगा ऑक्सीजन क्यों नहीं, कि यहाँ वाटर है, हम हीट यूट करेंगे तो वाटर इवापोरेट हो सकता है, तो अपन ऑक्सीजन तो कंजर्व ना करें, फास्फोरस को कंजर्व करें। एक सही एलिमेंट अगर आपको मिल जाएगा ना, हाँ क्वेश्चन में फास्फोरस का डिटर्मिनेशन दिया हुआ है, इससे भी क्लियर होता है कि फास्फोरस विल रिमेन कंजर्व। फास्फोरस का परसेंटेज डिटर्मिनेशन दिया। क्या फाइनल सोडियम आया है? यहाँ सोडियम आया है तो सोडियम कंजर्व करोगे। जिन दो कंपाउंड में कंजर्व करना है, उन दो कंपाउंड में कम से कम वो एलिमेंट तो होने चाहिए ना। अंकित समझ में आ गया होगा सोडियम क्यों नहीं। सो फास्फोरस कंजर्व करेंगे बाय अप्लाइंग POAC ऑन फास्फोरस। फास्फोरस पे अपन POAC लगा रहे, लगा दो। X डिवाइडेड बाई, इसका मोलर मास निकालो, इसका मोलर मास आएगा 120। सो X डिवाइडेड बाई 120, मुझे बताना X डिवाइडेड बाई 120। यार अदिति कुमार, Mg क्या दोनों तरफ है जो कंजर्व होगा यार? अदिति कुमार कुछ भी क्यों लिख देते यार, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता यार, कितने बेवकूफ हो तुम यार। वही एटम ना कंजर्व होगा वो जो इन दोनों में कॉमन है, बाकी तो कोई दूसरा कंपाउंड बना लिया होगा, रिएक्शन से ही कोई रिएक्शन ही हो रहा होगा ना। हाँ सो अब यहां देख, X बाई 120 क्या आया मुझे बताओ, मोल्स ऑफ NaH2PO4 इंटू 1 किए क्या आया, लिख देता हूं एक लाइन, मोल्स ऑफ फास्फोरस इन NaH2PO4 is equal to moles of phosphorus in Mg2P2O7. So X by 120 into 1 moles of phosphorus आ गया in NaH2PO4, और इधर देखो 1.054 अपॉन इसका मोलर मास निकालो 48, 62, 222।
डिवाइडेड बाई 222। ये क्या है बताना, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये क्या है, ये बताना। इसका मोल, केवल मोल लिखोगे ना तो लपड़ाऊंगा मैं। मोल्स ऑफ Mg2P2O7। अब देखिए, एक मोल Mg2P2O7 में फास्फोरस 2 मोल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब क्या हो जाएगा, ये मोल्स ऑफ फास्फोरस। दिस इंप्लाइज x कैन बी कैलकुलेटेड। जानते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो सिर्फ इतना, स्टूडेंट जो है सिर्फ इतना लिखते हैं, सिर्फ इतना, कोई लाइन नहीं लिखते हैं, सिर्फ इतना लिखते हैं पहली बार में। आप सोचो, इतना लिखते हैं और सवाल बन जाता है। जयेश नंदलाल, वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों को डाउट हो रहा है वो प्लीज अपने डाउट लिखो, थोड़ा बहुत डांटूंगा लेकिन आपको बताऊंगा, सो टेंशन मत लो। जिनको डाउट हो रहा है वो प्लीज लिखो, क्या डाउट हो रहा है। यस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बेटा, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अनिकेत घोष, आप बार बार मत लिखो मोल पीडीएफ, आपके बैच में सारे बच्चों को पीडीएफ मिल गया है, आप ही को नहीं मिला है। मोल्स का पीडीएफ कहाँ अवेलेबल है बेटा, बता दो एक बार मैसेज में। रुक जाओ, मैं एवरीवन कर देता हूँ, रुक जाओ अभी। एवरीवन कर दिया, लिख दो मोल्स का पीडीएफ कहाँ अवेलेबल। सी सैट पे अवेलेबल। एक बच्चा लिख रहा है कि नहीं अवेलेबल है, एक बच्चा लिख रहा है कहाँ अवेलेबल है। सो अवेलेबल है, आप प्लीज सर्च मारिए, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कीजिए सॉफ्टवेयर। एनीवे, मैं खुद भी अपलोड कर दूंगा, मैं खुद भी भेज दूंगा ग्रुप में। चलिए, अब इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। कोई डाउट है? हाँ, एक बच्चा बहुत ब्यूटीफुली पूछा है, क्या कह रहा है एक बच्चा, देखो देखो देखो। एक कह रहा है कि फास्फोरस तो इधर एक है, देखो देखो देखो, क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट और क्या बेवकूफी भरा पॉइंट बोल रहा है। एक बच्चा बोल रहा है फास्फोरस तो इधर एक है सर, इधर 2 है, फास्फोरस कैसे कंजर्व हो सकता है। प्लीज ध्यान दो यहाँ पे। यार यार यार, H2O2 है और H2O है, तो अपन ये नहीं बोल सकते कि दोनों में हाइड्रोजन सेम है और दोनों में ऑक्सीजन डिफरेंट, नहीं बोल सकते। ये रिलेटिव है। यहाँ पे 2 लिखने का मतलब है इसके एक मोल में 2 मोल हाइड्रोजन होंगे, 2 मोल ऑक्सीजन होंगे, और इसके एक मोल में 2 मोल हाइड्रोजन होंगे, 1 मोल ऑक्सीजन होंगे। बट जरूरी नहीं है ना कि ये और ये मोल सेम है। जैसे यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में मेरे पास था NaHPO4 था, NaHPO क्या था, NaH2PO4 था, NaH2PO4, और इधर था Mg2P2O7। बच्चा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो एक बच्चा का मैसेज मैंने देखा कि सर इधर P1 है, इधर P2 है, P कैसे कंजर्व हो सकता है। अबे यार, क्या इसका मोल और इसका मोल सेम है? दोनों का मोल सेम होता तब ना कंजर्व नहीं होता। मान लो इसका 2 मोल है, इसका 1 मोल है, अब तो कंजर्व हो गया। तो मोल का अमाउंट डिफरेंट होगा, मोल का अमाउंट डिफरेंट होगा, एटम कंजर्व रहेगा। रूल ये है। क्या मोल कभी बोला मोल कंजर्व होगा? नहीं। Sir, adding sodium to will there be no change in reaction because no. देखो, किसी रिएक्शन में ना निगेटिव H2PO4 माइनस अपने आप नहीं आ सकता है। एक बच्चा पूछ रहा है H2PO4 माइनस अकेले नहीं आ सकता है। तो अगर क्वेश्चन में लास्ट में NaH2PO4 लिखा है तो अकेले इसलिए नहीं आएगा ना कि चार्ज पार्टिकल अकेले नहीं रहते, हमेशा सोल्यूशन न्यूट्रल रहता है। तो कोई ना कोई केटायन उसको बैलेंस किया कर रहा था। लास्ट में लिख भी दिया NaH2PO4 है, मींस NaH2PO4 बैलेंस कर रहा है। क्लास को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं।
So thank you very much. Thanks for your patience also. एंड प्लीज मोल कॉन्सेप्ट को अच्छा कीजिए। तो आपका होमवर्क है रेस 1 और रेस 2 दोनों के डाउट आप मुझे भेज देंगे। इसके अलावा डू योरसेल्फ 6 तक कीजिए, बट डू योरसेल्फ है, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। कोई बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन अगर लगे डू योरसेल्फ में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यू कैन लीव नाउ। अपलोड कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच। बाय एवरीवन। मैं बाहर हूं तो मैं ज्यादा बात भी नहीं करना चाहता। बाय एवरीवन। बाय 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 बाय।